हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। तो एक सेशन से कई कई सेशन बन रहे हैं, तो सीरियल वही है। तो प्रश्न नंबर 17 इस सेशन का पहला प्रश्न है, जबकि इस टॉपिक से इस सेशन से 17वां प्रश्न, मतलब 17 प्रश्न है, 17वां प्रश्न। तो देखते हैं 17वां प्रश्न में क्या है भाई। तो चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो सेशन को पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्क्रीन छोटा करके चारों ऑप्शन आपके सामने ले आया हूँ। अब प्रश्न को पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को सही स्पष्ट करता है? प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को सही प्रकार से स्पष्ट करता है? ऑप्शन देखें। संघीय सरकार की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना और राज्य की शक्तियों के विरुद्ध उन्हें संतुलित करना। तो ये सही स्पष्टीकरण नहीं है भाई, ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की बढ़ती हुई सत्ता को नियंत्रित करना तथा व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति उन्हें संतुलित करना, ये भी सही प्रकार से स्पष्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य एक दूसरे को नियंत्रित कर सकें, जिसमें सरकार का कार्य संचालन सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए संवैधानिक संतुलन बना रहे। ये भाई सही स्पष्टीकरण है। डी देख लें। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों को इस तरह नियंत्रित करना कि जिससे संघीय न्यायिक शक्तियां राज्य की न्यायिक शक्तियों के विरुद्ध संतुलित की जाएं, ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देख लें भाई। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, किंतु शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन किसका है? रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, किंतु शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये कथन किसका है? अरस्तू का है, या सुकरात का, या रूसो का, या हाब्स का? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, किंतु शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये विचार व्यक्त करने वाले, ये कहने वाले रूसो महोदय थे। प्लेटो के बारे में कहा, प्लेटो के ग्रंथ के बारे में कहा। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पनालोक कहा जाता है? प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पनालोक कहा जाता है? तो ये रिपब्लिक को कहा जाता है, या स्टेट्समैन को कहा जाता है, या लाज को कहा जाता है, या प्रोटागोरस को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो प्लेटो की रिपब्लिक को राजनीतिक कल्पनालोक कहा जाता है। प्लेटो की रिपब्लिक को। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने वर्ग हैं? प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने तत्व हैं? तो 4 तत्व, या 4 वर्ग हैं, या 2 वर्ग, या 3 वर्ग, या 5 वर्ग? प्रश्न नंबर 20, प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने वर्ग हैं? तो 3 वर्ग हैं भाई। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्ग हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता वर्ग विहीन समाज, ये मार्क्स से संबंधित है। राजविहीन समाज, कार विशिष्टता का सिद्धांत, कार विशिष्टता का सिद्धांत प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। राजविहीन समाज मार्क्स से है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो से है। तो प्रश्न नंबर 21, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कार विशिष्टता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा व्यक्ति में 3 तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं। तो कौन से वही हैं नैसर्गिक प्रवृत्तियां? वासना, साहस और बुद्धि, या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तन, मन और धन, स्वार्थ, भय और क्रोध। तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं। तो वो 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां कौन सी हैं? वासना है, साहस है और बुद्धि है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लीशियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया? लीशियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया? गणित के अध्ययन पर, या संगीत के अध्ययन पर, या ज्यामिति के अध्ययन पर, या जीव विज्ञान के अध्ययन पर? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर देने का प्रयास करें। लीशियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया है? तो अरस्तु ने लीशियम में जीव विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? प्रिंस, या पॉलिटिक्स, या जज, या स्टेट्समैन? प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अरस्तु की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? अरस्तु की प्रसिद्ध कृति का नाम है पॉलिटिक्स भाई। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति, अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति निगमनात्मक पद्धति, या दार्शनिक पद्धति, या उद्गमनात्मक पद्धति, या व्यवहारवादी पद्धति? प्रश्न नंबर 25 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति का नाम निगमनात्मक पद्धति है, या दार्शनिक पद्धति है, या उद्गमनात्मक पद्धति है, या व्यवहारवादी पद्धति है? तो अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति है उद्गमनात्मक पद्धति। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, मैकियावेली के अनुसार, मैकियावेली के अनुसार साध ही साधनों का उचित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, साधन ही साध का औचित है, सबकी सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मैकियावेली के अनुसार क्या सही हो सकता है? और सेशन को दोस्तों के भी शेयर कर दें भाई, अधिक से अधिक शेयर करें। और किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और लाइक भी करते चलें। और जो चैनल सेशन को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 26, मैकियावेली के अनुसार साध ही साधनों का औचित्य है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक कौन है? नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक कौन सा है? तो ये जॉन लॉक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया है, या मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति से अलग किया, या कार्ल मार्क्स ने, या रूसो ने?
नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक कौन सा है? तो उस विचारक का नाम है मैकियावली। मैकियावली नैतिकता को राजनीति से अलग करने का विचार दिए हैं, अलग मानते हैं। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मैकियावली ने किन दो प्रकार के शासन का विस्तार से वर्णन किया है? मैकियावली ने किन दो प्रकार के शासन का विस्तार से वर्णन किया है? राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र का, या राजतंत्र एवं तानाशाही का, या कुलीन तंत्र एवं प्रजातंत्र का, या राजतंत्र तथा गणतंत्र का? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 28, मैकियावली ने किन दो प्रकार के शासन का विस्तार से वर्णन किया है? तो ये है राजतंत्र तथा गणतंत्र का वर्णन मैकियावली ने विस्तार से किया है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, खड़गुण नीति के अंतर्गत मन के अनुसार आसन का अर्थ क्या है? खड़गुण नीति के अंतर्गत मन के अनुसार आसन का अर्थ क्या है? विपक्षी के विरुद्ध तत्काल युद्ध प्रारंभ कर देना, या शत्रु के विरुद्ध अन्य राजाओं से सहायता प्राप्त करना, या पराजय स्वीकार करके शत्रु की शर्तों को मान लेना, या तत्काल युद्ध प्रारंभ न करके युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा करना। तो खड़गुण नीति के अंतर्गत मन के अनुसार आसन का अर्थ, तो आसन का अर्थ है तत्काल युद्ध प्रारंभ न करके युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा करना। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, कर व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन मन के दृष्टिकोण के संबंध में सही नहीं है? कर व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन मन के दृष्टिकोण के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। राजा को प्रजा से न्यायपूर्ण तरीकों से ही कर प्राप्त करना चाहिए, व्यापारी व राज दोनों के लाभ को ध्यान में रखते हुए कर का निर्धारण करना चाहिए, या कर का आरोपण करने में राजा को जोंक, बछड़े और भ्रमर की भांति व्यवहार करना चाहिए, या सभी प्रकार की भूमि पर समान दर से कर आरोपित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कर व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन मन के दृष्टिकोण के संबंध में सही नहीं है? तो आप पहले देख लेते हैं सही कौन सा है। तो राजा को प्रजा से न्यायपूर्ण तरीकों से ही कर प्राप्त करना चाहिए, ये मन के कर व्यवस्था के दृष्टिकोण में सही है। दो ऑप्शन बी, व्यापारी व राज दोनों के लाभ को ध्यान में रखते हुए कर का निर्धारण करना चाहिए, ये भी सही है। कर का आरोपण करने में राजा को जोंक, बछड़े और भ्रमर की भांति व्यवहार करना चाहिए, ये भी मन के कर व्यवस्था दृष्टिकोण के संबंध में सही है। तो ऑप्शन डी देख लें, सभी प्रकार की भूमि पर समान दर से कर आरोपित करना चाहिए, ये गलत है और यहाँ पे सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देख लें भाई। मन को अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के नियमों को की पात्रता को निम्न संज्ञा से व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 31, मन को अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के नियमों की पात्रता को निम्न संज्ञा से व्यक्त किया है,
ये दंड नीति कहा है या राजधर्म कहा है या दंड कहा है या नीति विज्ञान कहा है। प्रश्न नंबर 31, मनुष्य को अपने ग्रंथ में मन को अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के नियमों की पात्रता को निम्न संज्ञा से व्यक्त किया है। तो मन ने राजधर्म कहा है भाई, राजधर्म। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32, सबसे अधिक प्रामाणिक मत मजूमदार एवं पुसालकर के अनुसार मन स्मृति का रचना काल कौन सा है। सबसे अधिक प्रामाणिक मत मजूमदार एवं पुसालकर के अनुसार मन स्मृति का रचना काल ईसा से 600 वर्ष पूर्व या ईसा से 9 वर्ष पूर्व या ईसा से 3110 ईसा पूर्व या ईसा से 1500 ईसा पूर्व, 1500 वर्ष, ईसा से 600 ईसा पूर्व या ईसा से 900 ईसा पूर्व या ईसा पूर्व से 3110 वर्ष या ईसा से 15 वर्ष। इस तरह ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सबसे अधिक प्रामाणिक मत मजूमदार एवं पुसालकर के अनुसार मन स्मृति का रचना काल है भाई ईसा से 600 वर्ष पूर्व। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 33, जापान की डाइट के उच्च सदन का नाम क्या है। जापान के डाइट की उच्च सदन का नाम क्या है। सभासद सदन या सीनेट या राज्यसभा या प्रतिनिधि सभा। प्रश्न नंबर 33, जापान की डाइट के उच्च सदन का नाम क्या है। तो जापान की डाइट के उच्च सदन का नाम है सभासद सदन। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो चलिए भाई, किस प्रणाली द्वारा निर्वाचन होता है। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन एक मत प्रणाली द्वारा होता है या बहुमत प्रणाली द्वारा होता है या सूची प्रणाली द्वारा होता है या दोहरी मत प्रणाली द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो ये निर्वाचन होता है दोहरी मत प्रणाली द्वारा भाई। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन दोहरी मत प्रणाली द्वारा होता है। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रांस में संविधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। फ्रांस में संविधान परिषद के सदस्यों की संख्या 9 है, 10 है, 11 है या 12 है। फ्रांस में संविधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो फ्रांस में संविधान परिषद के सदस्यों की संख्या भाई 9 है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बहुल कार्यपालिका पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। ब्रिटेन में, चीन में, स्विट्जरलैंड में या फ्रांस में। बहुल कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है। तो बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37, वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 37, वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। तो मैक्स वेबर कहता है या अब्राहम मैस्लो कहता है या फ्रेडरिक टेलर कहता है या हर्बर्ट साइमन कहते हैं। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो उस विचारक का नाम बताएं जो कहता है निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। तो वो हर्बर्ट साइमन महोदय हैं जो ऐसा विचार व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, साइमन के अनुसार
निर्णय निर्माण में तार्किकता से अभिप्राय क्या है? साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण में तार्किकता से अभिप्राय क्या है भाई? प्रश्न नंबर 38 का उत्तर दें। मूल्यों की किसी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का ऐसा संबंध जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके, या मूल्यों पर आधारित निर्णय, या तथ्यों पर आधारित निर्णय, या उपर्युक्त में से कोई आधार नहीं। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण में तार्किकता से अभिप्राय है, तो ये अभिप्राय है मूल्यों की किसी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का ऐसा संबंध जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। प्रश्न 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 39, भारत सोवियत संघ पर हस्ताक्षर हुए तो कब हुए हैं भाई? भारत सोवियत संघ पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? प्रश्न नंबर 39 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो भारत सोवियत संघ पर हस्ताक्षर 1955 में हुए, या 1972 में, या 1971 में, या 1989 में। प्रश्न नंबर 39, भारत सोवियत संघ पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुए हैं 1971 में। प्रश्न 39 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40, निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? प्रश्न नंबर 40 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण है भाई। सामाजिक आर्थिक परिषद ये राष्ट्र संघ का अंग है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण है। आपसे पूछा जा रहा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग, तो ऑप्शन बी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है सामाजिक आर्थिक परिषद। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 41, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्भव के लिए अंगीकृत आर्थिक अधिकारों के चार्टर को अपनाया गया है। नई आर्थिक व्यवस्था के उद्भव के लिए अंगीकृत आर्थिक अधिकारों को चार्टर को अपनाया गया है दक्षिण आयोग द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन द्वारा, या विश्व बैंक द्वारा। प्रश्न नंबर 41, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्भव के लिए अंगीकृत आर्थिक आधारों के चार्टर को अपनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भाई। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 देख लें भाई। लॉक ने सामाजिक समता सिद्धांत का प्रयोग किया है। लॉक ने सामाजिक समता सिद्धांत का प्रयोग किया है राजनीतिक निरंकुशतावाद का औचित्य ठहराने के लिए नहीं, न्यायिक अंग की सर्वोच्चता का औचित्य ठहराने के लिए नहीं, उदारवादी लोकतंत्रीय राज का औचित्य ठहराने के लिए हाँ। लॉक ने सामाजिक समता सिद्धांत का प्रयोग किया है उदारवादी लोकतंत्रीय राज का औचित्य ठहराने के लिए। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। नागरिक की राज के लिए पूर्ण रूपेण निष्ठा का औचित्य ठहराने के लिए नहीं। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इस सेशन का इसी प्रश्न के साथ समापन करते हैं। धन्यवाद।